हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जिसके चलते हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजिंग आया है, क्या बदलाव आया है स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन सिस्टम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजिंग हुआ है, क्या बदलाव हुआ है। तो अभी तक हम सभी जानते हैं कि 12th तक का जो आपका एग्ज़ाम होता है वो 10+2 के फॉर्मेट से होता है। मतलब जब बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है वहाँ से 10th में आना, फिर उसका बोर्ड का एग्ज़ाम देना, आफ्टर बोर्ड फिर वो अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता है, आर्ट्स लेता है, साइंस लेता है या फिर कॉमर्स लेता है। देन फिर इसके बेसिस पे 12th में इंटरमीडिएट का इसका बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। तो ये जो आपका 10+2 का जो फॉर्मेट है अब यहीं पे ख़त्म होता है। अब क्या नया आया है, ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको 5+3+4 के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना होगा। ये 5+3+3+4 ये क्या है उसके बारे में जानते हैं। देखिए बेसिकली ये क्या किया गया है, स्टूडेंट्स के एज के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे इसको डिफाइन किया गया है। तो वही देखने वाले हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स का जो 5 साल जो उसका एजुकेशन होगा वो उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट स्टेज उसका फाउंडेशन स्टेज कहलाता है। ये 3 साल से 8 साल, ये आपका 5 साल पहला जो स्टेज है, 5 साल का 3 साल से 8 साल तक 5 साल, इसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। इसमें क्या होगा, आपका प्ले स्कूल से सेकेंड क्लास तक ये 5 साल किया जाएगा। इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मतलब कि 3 साल आपका प्ले स्कूल में, देन फिर स्कूल में एडमिशन होगा 6 साल की उम्र में, ठीक है। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, ये 3 साल 8 साल तक क्या हो जाएगा, प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी प्लस स्कूल का जो होगा आपका एजुकेशन, ये 5 साल कंप्लीट होता है 3 to 8 ईयर्स में स्टूडेंट का। तो यही है 5 का कॉन्सेप्ट। तो 5 हो गया। इसी तरह से आपको फिर सेकेंड जो स्टेज है वो प्रीपरेटरी स्टेज है। इसमें स्टूडेंट्स का जो एज होगा वो 8 साल से 11 साल, ये 3 साल जो है आपका 8 साल से 11 साल तक होगा, जिसमें जो आपका स्टूडेंट कौन सा क्लास में रहेगा, 3rd क्लास से 5th क्लास तक रहेगा, ठीक है। तो इसको डिफाइंड हो गया, प्रीपरेटरी स्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है। 3rd जो होगा मिडिल स्टेज, वो इसमें स्टूडेंट का जो एज होगा 11 साल से 14 साल, ये 3 साल हो जाएगा, 11 साल से 14 साल। इसमें स्टूडेंट 6th क्लास से 8th क्लास में रहेगा, ठीक है। देन फिर जो 4th है वो है आपका सेकेंडरी स्टेज। इसमें स्टूडेंट का जो एज होगा 14 साल से 8 साल होगा, जिसमें कि वो 9th से 12th में होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्टेज बोला जाता है। अब जानते हैं कि इसमें आपका जो ये स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, देन फिर मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, इसमें बेसिकली कैसे एडुकेशन को कैसे डिफाइंड किया गया उसके बारे में जानते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फाउंडेशन स्टेज में जो है आपका 5 साल, वो सिर्फ करना क्या है कि इसमें बच्चों को सिर्फ वो उसके एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाना है, उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराना है। जैसे कि कोई बॉल्स है तो बॉल्स को काउंट करना सिखाना, ये सब है ना। कुछ बॉल मतलब दिखाकर, जैसे ये मार्कर है तो ये व्हाट इज़ दिस इज़ मार्कर, है ना। क्या नाम है, पापा का जी का क्या नाम है, तो इस तरह से मतलब उनको ज्ञान देना है। वैसे तो स्टार्ट हो जाता है जब जन्म लेने के बाद ही, व्हाट्स योर नेम बेटा, पापा के नाम क्या है, ये सब बोला जाता है, उसको सिखाया जाता है। देन फिर क्या होगा, जब 3 साल का बच्चा होता है तो उसको आंगनबाड़ी में एडमिशन दिया जाएगा। वहाँ से 3 साल जो होगा वो क्या होता है, 3 साल उसका वो आंगनबाड़ी का हो गया, नर्सरी KG1 KG2 3 साल। देन फिर वो फर्स्ट क्लास में दाखिला दिया जाएगा उसका स्कूल में, है ना। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, तो ये आपका प्ले स्कूल से लेकर के सेकेंड क्लास तक ये आपका फाउंडेशन स्टेज कहलाता है, ठीक है। अब सेकेंड की बात करते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा, स्टूडेंट आपका जैसे कि कोई एक्टिविटी बेस्ड या फिर क्लासरूम लर्निंग का स्टडी होगा इसमें, ठीक है। इसमें वो उसको कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जैसे कि देखिए आपका उसका साइंस पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा, आर्ट पढ़ेगा, इस तरह का सामाजिक विज्ञान, मतलब जिसको सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह का ये स्टडी होगा उसका, ठीक है। तो इसमें ये आ जाता है प्रीपरेटरी स्टेज में, जो 8 साल से 11 साल तक 3 साल में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। देन 3rd में जो होगा आपका
मिडिल स्टेज में जब पहुंचेगा बच्चा, जब वो 11 साल से 14 साल में 3 साल में जब वो 6 क्लास में आ जाएगा, तो उस स्टेज में क्या होगा, उसको एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दिया जाएगा, है ना। मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज वगैरह इसको पढ़ाया जाएगा। एक्सपेरिमेंटल मतलब ये हुआ कि उसने जो पढ़ा है उसका एक्सपेरिमेंट भी होगा, उसका लैब में भी परफॉर्म करेगा। अगर लाइट जल रहा है ना, अगर बल्ब के बारे में वो पढ़ा है, ठीक है, तो बल्ब के अंदर क्या होता है, टंगस्टन वगैरह हो, तो उसको पूरा प्रैक्टिकली देखा जाएगा, उसको एक्सपेरिमेंट करके। अगर फ़ैन अगर रोटेट कर रहा है तो फ़ैन कैसे रोटेट करता है, उसको बारीकी से मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखा जाएगा। तो यही आपको पढ़ना है मिडिल स्टेज में, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है। किसी के बारे में अगर कोई बच्चों को क्या करना है कि अब तो ये क्या करना है, उनको अलग से ले भी जाना है अलग, मतलब जो बैग वगैरह इतने ले जाते हैं वो सब अब ख़त्म नहीं है। मतलब क्या, उसको कुछ ऐसे 10 डेज हो गए जो उसको 1 साल में 10 बार जो होगा उसको बैगलेस जाना है स्कूल में, वो बैगलेस डे ही कहलाएगा उस, ठीक है। उसमें आपको सिर्फ बच्चों को ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल नॉलेज क्या क्या है, ये सब लैब वगैरह में क्या क्या होता है, ये सब के बारे में नॉलेज देना, ठीक है ना। मतलब आउटिंग मतलब जो होता है उस कॉन्सेप्ट वो सब दिया जाएगा उसमें, तो ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। देन फिर आते हैं मिडिल स्टेज में। मिडिल स्टेज हो गया, चलिए लास्ट स्टेज क्या है आपका, वो होता है लास्ट स्टेज आपका कौन साल में कहलाएगा, 14 साल से 18 साल, जब बच्चा 9th क्लास में पहुंच जाएगा, ठीक है। कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए इसमें आपको कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होता है, मतलब आप अगर जो भी सब्जेक्ट है उसके अलावा और भी कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप म्यूजिक में गाना अच्छा गाते हैं, म्यूजिशियन हैं आप, है ना, डांसिंग अच्छा करते हैं, तो उसमें भी आगे फुटबॉल खेल सकते हैं, क्रिकेट वगैरह जो होता है आप खेल सकते हैं। अगर आप इसमें आगे हैं तो उसको एक अलग सब्जेक्ट का दाखिला दिया जाएगा, है ना, उसको मान्यता दिया जाएगा, समझे। उसका भी ऐसा नहीं है कि मतलब उसको अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है अब, है ना। अब रटने की बिल्कुल रटिफिकेशन ख़त्म हो गया है, रटन विद्या ख़त्म है, ठीक है। इसका भी मार्क्स अब शो होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। पेरेंट्स हमेशा बोलते थे कि हाँ बेटा पढ़ लो, है ना, वरना क्या हो जाता है, एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर वो बच्चा खेल रहा है तो उसको खेलने के लिए बोला जाए, ठीक है। ऐसा नहीं, अब तो पेरेंट्स ऐसा बोलेंगे कि चलो ये खेलना है, तुझे ये जंपिंग करना है, ऐसे दौड़ना है, बहुत सारे मतलब उनको परफॉर्म कराना है, तो उसका भी मार्क्स मिलेगा उनको, ठीक है। जैसे ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें उनको चॉइस ऑफ सब्जेक्ट मिलेगा, है ना, कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस। अभी वो डिफाइंड हुआ नहीं है, कैसे कैसे डिफाइंड करना है वो बाकी है अभी, ठीक है। तो ये आपका जो बेसिक चेंजेज है जो आपको 10th के बाद मिलता था, अब यहाँ से 9th में ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 4 स्टेज है, फंडामेंटल स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो इसमें आपको अब देखिए यहाँ पे चेंजिंग ये हुआ है कि आपका जो सिर्फ रिजल्ट आता था, है ना, सिर्फ उसमें मार्क्स होता है, तो अब सिर्फ मार्क्स नहीं शो होगा, बल्कि स्टूडेंट्स का जो एक्टिविटी है उसका अलग से जो सब्जेक्ट होता है, कहाँ पे वो वीक है, ये ऐसा करके वो भी वो शो किया जाए। वीक वगैरह नहीं, बल्कि जो स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट लिया है खेल में, ये सब उसका भी मार्क्स वगैरह ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था 1st क्लास से 12th क्लास तक का ये एजुकेशन। अब जानते हैं हायर एजुकेशंस में कैसे आप दाखिला लेंगे, कैसे उनके लिए कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हायर एजुकेशंस में एडमिशन्स लेने के लिए क्या चेंजिंग हुआ है। तो जैसे आपका IIT का एग्ज़ाम होता था, एक कॉमन JEE मेंस वगैरह का जो एग्ज़ाम देते हैं, उसी प्रकार क्या होगा कॉलेज स्तर पे यही बदला गया है कि कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको टेस्ट लिए जाएंगे। वो टेस्ट कौन कंडक्ट करेगी, ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कराएगी। इसके बेसिस पे एक मतलब ये सिंगल ही आपका एग्ज़ाम होगा, और इसके बेसिस पे ही देश के विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन के लिए NTA द्वारा एक कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम साल में 2 बार किए जाएंगे।
और इसके मार्क्स के बेसिस पे ही आपको देश के विभिन्न कॉलेजों में आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब स्टूडेंट्स का कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, तो देखिए वहाँ पे उनको क्या प्रॉफिट मिल सकता है, क्या लाभ मिलेगा उनको। तो एक जो है एक फार्मूला है आपका मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का बड़ा लाभ मिलेगा उनको। इनमें क्या होता है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर में पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो उसका कोई उपाय नहीं होता है। मतलब आपका अगर आप एडमिशन लेते हैं, अभी तक क्या होता था कि थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में किसी कारणवश आप बीमार हो गए, ये हो गए, तो आपका ये क्या होता था, ये साल बर्बाद हो जाता था। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है। आप क्या होगा कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। मतलब ये है कि मल्टीपल, मतलब अगर आप ड्रॉप आउट हो गए हैं तो वो फिर से आप कम बैक आ सकते हैं। अगर आप 1 साल कंप्लीट कर लिए तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप 2 साल कंप्लीट करते हैं तो आपका डिप्लोमा होल्डर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरा कंप्लीट करते हैं 4 साल तो आपको डिग्री दिया जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये आपका है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। ये स्टूडेंट्स को काफ़ी मतलब लाभ मिला है। ठीक है, प्रॉफिट भी है ना, लॉस भी है। देख सकते हैं इससे क्या हो सकता है, आपका कंसिस्टेंसी लेवल भी स्टूडेंट्स का कम हो सकता है कि उनके पास ऑप्शन मतलब जो जिनको कुछ हुआ भी नहीं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं कि स्टूडेंट्स का कंसिस्टेंसी लेवल आपका घट जाएगा, ये हो सकता है। मतलब फ्रीडम उनको मिला है, अच्छा भी है। अब बात करते हैं कि रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए क्या बदलाव किया गया है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ये जो पॉलिसी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग अभी लागू शिक्षा नीति के अनुसार किसी छात्र को शोध करने के लिए स्नातक, एमफिल और उसके बाद पीएचडी करना होता था। परंतु इन नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद जो छात्र शोध क्षेत्र में जाना चाहते हैं वे 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी या डीफिल में प्रवेश ले सकते हैं। मतलब क्या होता था कि पहले बीटेक के बाद आप क्या करते थे, एमटेक के बाद फिर पीएचडी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो डायरेक्ट मतलब बीटेक के बाद क्या होगा, डायरेक्ट आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब ये जो आपका 2 साल का जो गैप है वो अब नहीं होगा बिल्कुल। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपका क्या है कि आपने बीटेक में क्या किया है कि 3 साल जो है आपका पूरा मतलब कंप्लीट किया, 4था साल जो होगा आपका रिसर्च पेपर होता है। ठीक है, वो 3 साल में अगर आप मान लीजिए कि आप कहीं कैंपस हो गए तो वहाँ से आप एलिजिबल हो जाएंगे कि आपको जॉब लेना है या फिर आपको आगे स्टडी करना है। तो आगे स्टडी करेंगे वो आप 4th ईयर होगा आपका रिसर्च बेसिस होगा। ठीक है, तो यही उसका फ़ायदा मिला है कि यहाँ से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको एमटेक ना करके आपको डायरेक्ट पीएचडी में रिसर्च में जा सकते हैं, है ना। तो यही है, ये अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे पीएचडी या डीफिल में प्रवेश ले सकते हैं। ये जो है आपका वो 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी या डीफिल में प्रवेश ले सकते हैं। वही जो छात्र नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए वही डिग्री कोर्स 3 साल में पूरा हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया अभी पूरा हो जाएगा। वही शोध को बढ़ावा देने के लिए और गुणवत्ता के सुधार के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की जाएगी। ये स्टूडेंट के हित में आपका है ये फैसला। ठीक है, चलिए और भी है। अब बात करते हैं डॉक्टरेट के लिए क्या चीज़ें चेंजिंग हुई है वो देखते हैं। डॉक्टरेट के लिए जिन छात्रों ने अपना मास्टर पूरा कर लिया है वो पीएचडी करने के लिए पात्र होंगे। ठीक है, जिसने मास्टर किया है ना, वो पीएचडी करने के लिए पात्र होंगे। एनईपी द्वारा प्रस्तावित एमफिल प्रोग्रामर को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसके फैसला है आपका डॉक्टरेट के लिए। अब बात करते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग शिक्षा में क्या लक्ष्य रखा गया है। तो नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक देश के 100% बच्चों को स्कूली शिक्षा में नामांकन कराने का लक्ष्य रखा गया है। मतलब 100% जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन दिला दिया जाए, बच्चे को स्कूल तक पहुंचा दिया जाए। ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। अभी भी ऐसे हैं, क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि गरीबी के कारण से भी हो सकता है। तो वही बात लिखा गया है, अभी भी गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे बेसिक शिक्षा से वंचित हैं, जिन तक शिक्षा का प्रसार बेहद ज़रूरी है।
अब जानते हैं कि बोर्ड में आपका प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसको बढ़ावा दिया गया है, तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए, बोर्ड परीक्षा के नंबरों का महत्व अब कम होगा। जो आप मार्क्स आते थे बोर्ड में उनका इम्पोर्टेंस बहुत ही कम होगा, जबकि कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल नॉलेज का महत्व ज़्यादा होगा। रट्टाफिकेशन रटने वाला अब कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा। आप जो चीज़ें सोचेंगे है ना, जो प्रैक्टिकल जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे ही आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंस अच्छी चीज़ें हैं। ये सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार के लिए छात्र दूसरी बार परीक्षा दे करके अपने नंबर सुधार भी सकेंगे। देखिए, बोर्ड में आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे मार्क्स कम आए हैं तो आप दूसरी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरी बार भी अच्छा नहीं, अगर पहले बार में ज़्यादा एग्ज़ाम आया तो पहला एक्सेप्टेबल होगा। अगर दूसरी वाला ज़्यादा आया मतलब उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये आपको 2 बार ऑप्शन मिल गया है एग्ज़ाम देने का। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ें हैं, ये सब फेवर में है स्टूडेंट का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनिशियल स्टेज में बच्चों का जो भाषा होगा वो लैंग्वेज किस तरह का होना चाहिए, है। तो उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। नीति दस्तावेज में कहा गया है कि क्योंकि बच्चे अपनी घरेलू भाषा में अधिक तेज़ी से सीखते हैं और समझते हैं, जो अक्सर मातृभाषा होती है, इसलिए इसे उनकी शिक्षा उसी भाषा में करना ज़्यादा उपयोगी होगा। इसलिए शिक्षा के माध्यम के रूप में भी मातृभाषा पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है। मतलब कम से कम तो 5 तक जो होगा आपका, वो आपका घरेलू वहाँ का जो मातृभाषा है, जो वहाँ पे जो लोग बोलते हैं उसके बेसिस पे उनको पढ़ाया जाएगा। ऐसे 8 क्लास तक किया गया है कि वहाँ तक आप बोल सकते हैं। उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो भी होगा आपका कॉमन वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ अच्छा है, जो चीज़ें आप अच्छा से समझते हैं, आप अपने लैंग्वेज को समझते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, ये नहीं कि इंग्लिश है, हिंदी ही बोलना है, ये बिल्कुल नहीं होगा अब। ठीक है, घरेलू भाषा पे ध्यान दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। देखिए, MHRD का नाम जो है वो बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी हिंदी में बोला जाए तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का जो नाम है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और भी है कि ये जो कार्यक्रम चला है ये प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में ही चला है ना। द कैबिनेट मीटिंग इन चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना। तो ये सब जो बातें हुई है पूरा नरेंद्र मोदी के प्रेजेंस में ही हुआ है, उनकी अध्यक्षता में ही हुआ है वो। ठीक है, ये जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, ये बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस बाय डॉक्टर के कस्तूरी कमेटी के द्वारा हुआ है, जो इसरो को चेयरमैन भी रह चुके हैं। ठीक है, इसरो का चेयरमैन रह चुके, उसके प्रेजेंस में हुआ है, उनके रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग हुआ है ये, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, ठीक है, कमेटी के द्वारा हुआ है ये। इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं ये। ठीक है, तो दोस्तों मैंने संक्षेप में बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया है, बहुत सारे पॉइंट्स को कंसिडर करने की कोशिश किया है, और भी सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको चेंजिंग हुआ है। ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं, जो मेजर है स्टूडेंट के फेवर में वो मैंने बताया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।